आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना और कर्नाटका कृष्णा नदी के पानी के इस्तेमाल से जुड़े सभी मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने ये जानकारी दी। उत्तम कुमार रेड्डी, जिन्हें कर्नाटका के माइनर सिंचाई मंत्री बोसु राजू से सेक्रेटरीट में मुलाकात की, उनके साथ दोनों राज्यों के बीच कृष्णा नदी के पानी के इस्तेमाल से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। उन्होंने फैसला किया है कि कृष्णा के नारायणपेट जिले में कोलपुर पर 2 बैराज और उसी जिले में भीमा नदी पर तगीडी गांव में एक और बैराज बनाने की संभावना की स्टडी करने के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी। मीटिंग में तेलंगाना के अलग अलग सिंचाई प्रोजेक्ट्स और पानी के जरूरतों पर चर्चा हुई, जिसके बारे में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि इसे इस तरह से हल किया जाए कि दोनों राज्यों के हितों पर असर न पड़े। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी कहा है कि उन्होंने बोस राजू को बताया है कि कृष्णा पर प्रोजेक्ट पर कर्नाटका जो भी फैसला लेगा उसका तेलंगाना पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को चर्चा के बारे में बताया जाएगा और इसकी चर्चा से जुड़े आगे के फैसले लिए जाएंगे। मीटिंग में मंत्री वक्ती श्री हरी जुपल्ली कृष्णा राव, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन जी चिन्ना रेड्डी, रायचूर लोकसभा मेंबर जी कुमार नायक और नगर कुर्नूल के एमपी मल्लू रवि और रायचूर रूरल के एमएलए बसन्ना गौड़ा और तेलंगाना के एमएलए बंदला कृष्णा मोहन रेड्डी, शिव कुमार रेड्डी, वामसी कृष्णा और सिंचाई डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। इस साल बकरीद से पहले हैदराबाद में भेड़ों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं, जिसकी मुख्य वजह भारी मांग और पशुओं की आपूर्ति में कमी है। पिछले साल 16,000 से 17,000 रुपये रही औसत कीमत अब बढ़कर 35,000 रुपये हो गई है। वहीं खास नस्ल के पशु 3 लाख रुपए तक में बिक रहे हैं। इस मौसम में शहर में अनोखे और महंगी नस्ल के जानवरों की मांग बढ़ रही है। अत्तापुर में जो बकरीद से पहले लगने वाले प्रमुख बाजारों में से एक है, कश्मीर, लद्दाख और विदेशों से लाए गए बकरे और भेड़ बकरी उपलब्ध है। कुर्बानी सेवाओं की मांग जो कोविड-19 के सालों के दौरान काफी कम हो गई थी, अब धीरे धीरे फिर से बढ़ रही है। हर साल बकरीद के मौके पर हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों में करोड़ों का कारोबार होता है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यूपी और महाराष्ट्र से व्यापारी आते हैं और शहर भर में जगह जगह अस्थायी बाजार लगाते हैं। पिछले साल की तुलना में कीमतें अधिक होने के कारण कुल कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। सबसे बड़े बाजार मेहदीपट्टनम और जियागुड़ा में है। जानवर बालापुर, फलकनुमा, कलापत्थर, लंगरहौल, चंचलगुड़ा, खिलवत, मलेपल्ली और गोवनपल्ली में उपलब्ध है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अनाज की खरीद में सहयोग नहीं कर रही है और उस पर आरोप लगाया कि वो किसानों से कटी हुई फसल खरीदे बिना अपनी भूमिका को केवल एमएसपी घोषित करने तक ही सीमित रखे हुए हैं। हैदराबाद में सीपीआईएम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधि मंडलों के साथ अलग अलग बैठकों के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खरीद प्रक्रिया में कई चुनौतियों के बावजूद किसानों द्वारा उगाई गई हर एक दाने की खरीद कर रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक में अनाज खरीद के मुद्दों, विवादास्पद मूसी पुनरुद्धार परियोजना की प्रगति और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। रेवंत रेड्डी ने वामपंथी दलों से अपील की है कि वे केंद्र सरकार की खरीद में विफलता को उजागर करें, जिसे उन्होंने केंद्र की नाकामी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कटी हुई उपज का 30% भी नहीं खरीद रही है, जिसमें धान और मक्का शामिल है। मुख्यमंत्री ने सीपीएम नेताओं को बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हमालों यानी कि मजदूरों की भारी कमी के कारण तेलंगाना में खरीद कार्यों पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा हीट वेव की स्थिति भी स्थानीय खरीद केंद्रों पर दोपहर के समय धान और मक्का खरीद में बाधा डाल रही है। ये कहते हुए कि वो व्यक्तिगत रूप से खरीद कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की सहायता के लिए अच्छी किस्म की धान पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस दे रही है और मक्के के लिए एमएसपी सुनिश्चित कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अफ्रीकी देशों में इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इबोला प्रभावित देशों में आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि कई अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के व्यापक प्रसार, बढ़ते मामलों और मृत्यु दर में वृद्धि को देखते हुए राज्य में आवश्यक एहतियाती उपाय लागू किए गए हैं। उन्होंने कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे देशों में इबोला वायरस के तेजी
से फैलने पर विशेष चिंता व्यक्त की है। WHO द्वारा जारी चेतावनी और केंद्र सरकार से प्राप्त विशिष्ट दिशा निर्देशों, सलाह और सिफारिशों के आधार पर राज्य मंत्री ने घोषणा की है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एबोला वायरस के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने और संभावित मामलों का प्रबंधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कांगो और युगांडा में एबोला का प्रकोप दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। इस स्थिति के मद्देनजर मंत्री ने घोषणा की है कि हवाई अड्डा अधिकारियों और संभावित जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एबोला वायरस रोग के हालिया मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने आज विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक इबोला स्क्रीनिंग कैंप लगाया है। राज्य सरकार द्वारा तैनात मेडिकल टीमें एहतियाती कदम के तौर पर सिंगापुर से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे के बयान पर सियासत तेज हो गई है। नीतीश राणे के इस बयान पर कि वर्चुअल बकरीद मना लिया जाए, बकरीद के दिन कंप्यूटर पर फोटो लगाकर बकरा काटे, इस पर अब भाजपा नेता हाजी अरफात शेख ने कहा है कि नीतीश राणे को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। ये ईद का त्यौहार है और सबसे अहम बात यह है कि उनकी अपनी भी एक मांस की दुकान है। उनके पिता एक मांस की दुकान से उठकर मंत्री बने और केंद्र सरकार में एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हैं। चेंबूर में उनका अपना एक होटल भी है जिसका नाम उनकी मां के नाम पर रखा गया है। कैसा है, नीतीश राणे जी को थोड़ा समझना पड़ेगा। ईद का त्यौहार है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, उनकी भी खुद की गोश्त की दुकान है। उनके पिताजी गोश्त की दुकान से ही आज मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्र सरकार के अंदर इतनी बड़ी ओहदे पे पहुंचे। मैं दिल्ली जब गया था तो उनके पिताजी किस्से सुना रहे थे कि हाजी भाई, मैं सांगली, सातारा, कोल्हापुर की मंडी में जाया करता था और वहां से बकरे मेरे दुकान पे लाता था। मुझे पता है बकरे वालों की समस्या, बकरा का क्या माहौल है। उनकी खुद की होटल है चेंबूर में, जो उनकी माता जी के नाम पे होटल है। वहां पे बहुत अच्छा क्रैब मिलता है, अच्छी मच्छी मिलती है, मटन मसाला तो जोरदार मिलता है। तो नीतीश राणे जी, आपको समझना पड़ेगा। आप आपकी दुकान की तरफ, मटन की दुकान की तरफ देखिए, आपकी होटल की तरफ देखिए। आप कहते हैं कि कागज के ऊपर, वो बचपन में मेरे ख्याल से ज्यादा नाव चलाते थे, क्राफ्ट का उनका बहुत अच्छा होगा शौक, इसीलिए वो कागज उनसे बहुत लगाव है। और अगर संडे के दिन अगर मटन अगर आप खाते होंगे तो आप जरूर मटन की जगह पे कागज खा के देखो, स्वाद कैसा आता है आपको समझेगा। लेकिन आपकी होटल के अंदर मैं जब जाता हूँ, बड़ी लजीज तरीके से खाना मिलता है, अच्छा मटन मिलता है। आपकी होटल में जाएंगे तो आप कहो कि एक डिश कागज का भी बनाए, और जो कागज का डिश में क्या स्वाद होता है उसका लोगों को भी मजा आएगा। ये सारी चीज होना चाहिए। कुछ ऐसी सपने देख के ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसका मतलब है कि पीएम मोदी इस पर ध्यान नहीं देना चाहते और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वो देश के लिए बलिदान देने का दावा करते हैं, मगर महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, तो क्या होगा? देश की जनता इस सरकार से नाराज है। ये सरकार गरीबों की समस्याओं को हल करने में असमर्थ है। सब बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग यहाँ मर रहे हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगे, MSI के जितने भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो भी क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो ये एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब लोगों को मार रहे हैं। आज सभी क्लास के लोग बेहद इस गवर्नमेंट से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इज इनकेपेबल। कर्नाटका की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिले। कांग्रेस नेतृत्व और राज्य के नेताओं के बीच बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में कैबिनेट में फेरबदल या मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चर्चा हुई होगी। बैठक के एजेंडे में राज्यसभा और काउंसिल के चुनाव है। राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने और चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई होगी। साथ ही आने वाले दिनों में काउंसिल चुनाव में भी नाम तय करने और चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई है। तो बीजेपी का
ट्रोल फैक्ट्री है और जो झूठों का फैक्ट्री है वो तो तमाम 24 घंटा काम कर रहा है कर्नाटक में डिस्टर्ब करने के लिए। ये बीजेपी लोगों का बयान है, बाकी कोई कांग्रेस का नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से 50-50 फार्मूले की हरदम बात होती है, तो सिद्धार्थ कौन बोला 50-50 करके? कोई मीडिया में छप गया तो पार्टी का थोड़ी होता है। मीडिया में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोलता है, वो खुद का क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा है। कांग्रेस के ऊपर क्या देखना है? खुद का एप्स्टीन फाइल में क्या हो रहा है करके बात करने के लिए बोलिए। सरेंडर मोदी जाके ट्रंप के साथ क्या किया वो बोलने के लिए बोलिए। वो चर्चा करना चाहिए। कर्नाटक में मजबूत है, 2 साल के बाद बीजेपी को दोबारा कैसा हराना है वो रणनीति तय करने के लिए सिद्धरामैया जी को बुलाया है। 5 साल सीएम सिद्धरामैया साहब रहेंगे, क्योंकि 4 स्टेट में कांग्रेस। वेदांत ने आरोप लगाया था कि री इवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत उन्होंने जो स्कैन कॉपी डाउनलोड की वो उसकी नहीं है, किसी और की थी। इस विवाद के बाद वेदांत को जहां कई लोगों ने सपोर्ट किया तो वहीं पर उनकी ट्रोलिंग भी हुई और उनको कई लोगों ने एंटी नेशनल तक कहा। लेकिन अब इस विवाद में सीबीएसई ने अपनी गलती मानते हुए बताया कि वेदांत को उनकी सही आंसर शीट भेज दी गई है। छात्र के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने कहा कि समस्या ये थी कि उनकी आंसर शीट किसी और की आंसर शीट से बदल दी गई थी और हमें भी अंक मिले जो किसी और की आंसर शीट पर आधारित थे। हमने सीबीएसई को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी, हमने एक वीडियो भी बनाया, एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया और इस बारे में ट्वीट भी किया। जब इस मामले पर लोगों का काफ़ी ध्यान गया तो सीबीएसई ने हमसे संपर्क किया और हमें सही आंसर की भेजी। वेदांत का मामला सामने आने के बाद और भी छात्र आगे आए हैं। क्या दिक्कत थी? ये दिक्कत थी कि उसकी आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे की आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत कराई थी? हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे, बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। क्या मानते हैं कि सीबीएसई ने आपकी गलती की काफ़ी बच्चों में दिक्कतें आई हैं और नंबर कम आए हैं? हाँ जी, वेदांत का केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए, जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े अपना जेन्युइन इशू बताने के लिए। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय थलापति के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में सियासी उथल पुथल जारी है। एआईएडीएमके के चौथे विधायक एसाकी सुबाया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एआईएडीएमके विधायक ने आज तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और अपना त्यागपत्र सौंप दिया। 2 दिन के भीतर एआईएडीएमके के 4 विधायकों के बैक टू बैक इस्तीफे से और भी ज्यादा दलबदल होने और राज्य में कई विधानसभा उपचुनाव की संभावना को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सुबाया उन बागी विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने राज्य के पूर्व मंत्रियों सीबी शनगम और एस वेलुमणि का समर्थन किया था और 13 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने सोमवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और सत्तारूढ़ पार्टी टीवीके में शामिल हो गए थे। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया उनमें मरगथम कुमार वेलपी, सत्यभामा और एस जयकुमार शामिल थे। रिजाइन के बाद सभी ने टीवीके का दामन थाम लिया। आगामी उपचुनाव में पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए इन तीनों को टीवीके का टिकट मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली टीवीके ने 233 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शुरुआत में 107 सीटें हासिल की थी, जिसके बाद विजय ने तिरुचि पूर्व सीट खाली कर दी थी। हालांकि सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से पार्टी पीछे रह गई, लेकिन उसे दूसरे दलों से समर्थन प्राप्त हुआ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।